हेलो स्टूडेंट, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। पिछले हम वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 2 कराए थे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विवेचना कीजिए। उसमें हमने आपको टोटल 3 प्रतिबिंबों को बनाकर दिखाए थे। इस वीडियो में हम आज चौथा टॉपिक देखेंगे, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड दिया गया हेडिंग इसमें, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। तो इस वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जो हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी कि जो अवतल दर्पण होता है उससे टोटल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। 3 को हमने डिस्कस कर चुके हैं, 3 बाकी है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि तीनों का जो प्रतिबिंब होगा, आकार होगा और उसकी प्रकृति होगी, कैसे होगा, उसके फिगर कैसे होंगे, उनके किरण आरेख कैसे होंगे। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामों में हर साल रिपीट होता है, पूछे ही जाते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और यदि आपको यह वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की व्याख्या की विवेचना कीजिए। अर्थात उसके कितने टोटल प्रतिबिंब बनते हैं उनका सचित्र वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो हम व्हाइट बोर्ड पे सचित्र वर्णन आपको फिगर के माध्यम से भी और रचना के माध्यम से दोनों तरह से बताएंगे। उसके बाद इसका हम बार बार एक्सप्लेन भी करेंगे। इसमें दिया गया है कि सबसे पहले फिगर के माध्यम से देखेंगे कि M1 व M2 क्या होगा। यह हमारा एक अवतल दर्पण होगा जिसका बीचों बीच एक मुख्य अक्ष रेखा खींची गई है, जिसपे आपको बहुत सारे बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। बिंदु P जिसको हम दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, उसके बाद बिंदु F जिसको हम दर्पण का फोकस कहते हैं, उसके बाद बिंदु C जिसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें आपको टोटल 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। हमने वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में एक वस्तु रखा है जिसका नामकरण किए हैं A एंड B। यहाँ से एक वस्तु रखा गया है। अब हम पीछे वीडियो में ही पढ़ा चुके हैं कि जो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, वो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो पिछले वीडियो आपको पढ़ा दिया गया है, जाकर आप दे सकते हैं। इसमें वस्तु को हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखे हैं वस्तु ए बी। तो ए से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। उसके बाद जैसे ही दर्पण से जाएगी, दर्पण पे टकराएगी, बिंदु P पे टकराएगी, टकराने के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। उसके बाद पुनः बिंदु A से भी दूसरी प्रकाश किरण क्या करेंगे जी, मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे तो दर्पण के बिंदु Q पर टकराएगी और टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इन दोनों किरणों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को एक पॉइंट A डैश पे काट करेंगी या काटेंगी। तो यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा जिसको मुख्य अक्ष से मिलाएंगे B डैश A डैश। जो हमारा वस्तु AB है उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे B डैश A डैश। यहाँ पे दिखाया गया है कि वस्तु AB है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि वस्तु B डैश A डैश। अर्थात कहने का मतलब वस्तु ऊपर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब नीचे बना गया है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है उल्टा बन रहा है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है कहाँ पे बन रहा है। तो इधर आपका होता है इन्फिनिटी और ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र। तो जो वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखेंगे तो जो इसका प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा जी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। यदि हम इसके आकार की बात करेंगे तो वस्तु यहाँ पे दिखाई गया है AB वस्तु रखी गई है, और जो इसका आकार की बात करेंगे तो ये वस्तु से क्या है जी, बड़ा है। अर्थात इसमें हम आकार भी बताएंगे कि जो आकार बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा। चलिए इसकी रचना में हम देखते हैं रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा हेडिंग होगा उसी हेडिंग को इंक्लूड करके लिखेंगे। दिया गया है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा गया है, जो कि हमने फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। बिंदु A से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, आपको चित्र में जैसा दिखाया गया है। उसके बाद पुनः बिंदु A से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती है। ये दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जा रही है। उसके बाद दर्पण से अर्थात बिंदु Q पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर
हो जा रही है। इन दोनों किरणों के कटान बिंदु को ही वस्तु AB का प्रतिबिंब B'(A') बनता है। तो इसके टोटल 3 शर्त होंगे। शर्तों के देखेंगे। पहला शर्त इसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी अभी हम फिगर के माध्यम से बताए हैं कि कहाँ बनेगा जी, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। तो हम लिखेंगे कि दर्पण के जो प्रतिबिंब होगा, जो स्थिति होगी कहाँ पे बनेगा, तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। यदि हम बात करेंगे कि जो प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से कैसा होगा जी, बड़ा होगा। उसके बाद इसमें तीसरा शर्त देखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, अर्थात उसकी प्रतिबिंब बनने का शर्त क्या है, तो वास्तविक बनेगा। हमने और इसके साथ उल्टा, वास्तविक का मतलब वास्तव में प्रतिबिंब दिखाई देता हो, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। हम पिछले वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि जो प्रतिबिंब बनते हैं 2 तरह के बनते हैं, एक बनता है आभासी और दूसरा बनता है हमारा वास्तविक। तो ये हमारा वास्तविक है। जब भी आपको प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो वो आपका वास्तविक बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। तो आप में इसमें फिगर में दिखाया गया है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के सामने बन रहा है, तो जो भी प्रतिबिंब होगा कैसा होगा जी, वास्तविक होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तो सचित्र वर्णन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको फिगर याद रखना है। उसके बाद हमारे जो मुख्य अक्ष होता है इसमें टोटल कितने पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों को दर्शाना होगा। उसके बाद जैसे हेडिंग कहा गया वैसे आप वस्तु को रखिए और उससे चलने वाली प्रकाश किरणों को गुजारेंगे तो आपको बस 2 ही किरण गुजारना पड़ेगा। जैसे आप 2 किरण को गुजारेंगे वो जहाँ पे कट करेंगी, जैसा लोकेशन बताएंगी उसी को देखकर आपको रचना भी करना होगा और उसका स्थिति, आकार और प्रकृति भी बतानी होगी। तो ये चौथा हेडिंग है। उसके बाद इसमें 5वां देखेंगे। अब हम वस्तु को आगे चलकर रखेंगे। हम अभी रखे थे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, अब वस्तु को हम रखेंगे फोकस पे। तो 5वां हम हेडिंग देखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। पीछे हम बताए हैं अभी कि जो वस्तु कहाँ पे रखे थे जी, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं जी, दर्पण के मुख्य फोकस पे। तब इसका कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। इसमें हम आपको M1 M2 क्या बनाए हैं जी, एक अवतल दर्पण है जिसमें आपको मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर बिंदु P है, F है और C है। ठीक है, P को हम ध्रुव कहेंगे, F को मुख्य फोकस कहेंगे, C को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम वस्तु को रखे हैं मुख्य फोकस पर जिसका नामकरण किए हैं A एंड B। यहाँ पे वस्तु AB है तो A से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। पुनः बिंदु A से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण की तरफ जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएंगी। इन दोनों किरणों को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, कहीं पे काटेंगी नहीं। जब कहीं पे काटेंगी नहीं तो हम यह कह सकते हैं कि जो वस्तु फोकस पे रखा गया है AB, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ पे बनेगा जी, अनंत पर। अर्थात जब 2 कोई समांतर लाइन ऐसे आगे की तरफ जाती हैं और इनके बीच की दूरी हमेशा समान हो और सीधी रेखा में जाती हो तो वह हमेशा कहीं भी टच नहीं करेंगी। तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है यह अनंत पे टच कर सकती है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि जब वस्तु AB फोकस पे रखा गया है तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बन सकता है जी, अनंत पे। यदि हम इसके आकार की बात करेंगे तो वस्तु AB ये रखा गया है, इसका आकार आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतना छोटा है और वस्तु का जो प्रतिबिंब है जब अनंत पे बन रहा होगा तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो वस्तु से कितना बड़ा बन रहा होगा। तो जो इसमें वस्तु का आकार होगा वो वस्तु से बहुत ही क्या होगा जी, बड़ा होगा। उसके बाद इसमें हम बात करेंगे कि वस्तु की प्रकृति क्या होगी। तो जो वस्तु की प्रकृति होती है उसके देखो दर्पण के सामने क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बनेगा जी, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब वास्तविक बनता है तो उसके साथ हम वस्तु के साथ मतलब दिखाई कैसे देगी, तो उल्टा दिखाई देंगी। तो ये हमारा जब वस्तु को मुख्य फोकस F पर रखे हैं तब इसके एक कंडीशन दिखाए गए हैं। चलिए इसकी हम रचना करके देखते हैं कि इसकी रचना कैसे करते हैं। तो आपको जो हेडिंग दिया गया है उस हेडिंग को ही
इंक्लूड करके आपको बोलना पड़ेगा कि ये कैसे किया गया है। तो सबसे पहले आप रचना हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे आप, देखो कह रहा है कि जब वस्तु ए बी मुख्य फोकस पर स्थित हो तो बिंदु ए से, यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है, बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये जो भी बिंदु है ये मुख्य अक्ष के क्या जा रही है जी, समांतर जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से, देखिए यहाँ पे दिखाया गया मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। उसके बाद पुनः बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तरफ जाती है और जाने के बाद उसके बाद दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद क्या करेगी, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है। इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाने पर कहीं पे नहीं काटती है, अतः वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अनंत पर बी डैश ए डैश बना होगा, हम ये कह सकते हैं। तो ये इसकी रचना हुई। उसके बाद इसकी शर्त की बात करेंगे कि शर्त क्या होता है। तो शर्त नंबर फर्स्ट दिया गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो अभी हम आपको चित्र के माध्यम से बताए हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ पे बनेगी जी, तो ये बनेगा आपका अनंत पे। उसके बाद शर्त नंबर सेकंड दिया है कि प्रतिबिंब का आकार, अभी आपको ये भी हम चित्र में बताए हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा यह वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। उसके बाद शर्त नंबर तीसरा है हमारा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो जो हमारा वस्तु रखा गया है दर्पण के सामने और उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वह कैसा होगा जी, वास्तविक और उसके साथ उल्टा होगा। इसमें देखेंगे आपको हम कि 5 कंडीशन बता दिए हैं, पांचों को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। आपको पहला बताए थे कि वस्तु को सबसे पहले हम अनंत पर रखे थे, उसके बाद कुछ दूरी पर रखे थे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा इसमें कंडीशन देखे हैं हम लोग, वस्तु को कहाँ रखे हैं जी, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद चौथा कंडीशन देखे हैं वक्रता केंद्र और एफ के बीच में, और ये हम पांचवा कंडीशन देखे हैं फोकस पे। अब हम वस्तु को छठवें कंडीशन में रखेंगे, फोकस अर्थात दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तब इसका कंडीशन कैसे होगा, तो इसमें छठवा देखेंगे हेडिंग कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच में स्थित हो। जैसा कि हम अभी बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें ये आपका छठवां नंबर का बनेगा। देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें आपको एक मुख्य अक्ष है, इस पे बहुत सारे हमारे पॉइंट P, F, C दिखाए गए हैं। इस चित्र में हम वस्तु को मुख्य फोकस F तथा दर्पण ध्रुव के बीच में एक वस्तु AB रखे हैं। बिंदु A से चलने वाली जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जाने के बाद दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी जी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी। पुनः बिंदु ए से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद वह वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएंगी। आपको किरण नंबर 3 बताया गया है नियम में कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इसमें जो किरण नंबर सेकंड दर्शाया गया है उसी का ये नियम फॉलो करते हुए पीछे की तरफ ये क्या हो जा रही है जी, निकल जा रही है। उसके बाद इन दोनों किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये लंबा होता चला जाएगा, अर्थात ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। लेकिन इन दोनों किरणों को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे जी, आगे। दर्पण की जब आगे की तरफ आभास करते हुए लेकर जाएंगे तो दर्पण के पीछे हो सकता है किसी पॉइंट पर यह क्या करे जी, मिले। तो जब किसी पॉइंट पे मिलेंगे तो हम उस पॉइंट को मान रहे हैं कि ए डैश पे मिल रहा है, उससे एक हम सीधी रेखा मुख्य अक्ष पर खींच देंगे, जिससे यह पता चलेगा कि जो वस्तु ए बी रखा गया है इसकी प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, अर्थात इसको हम दर्शाएंगे कैसे। तो इसमें दर्शाएंगे कैसे जी, तो ए डैश बी डैश, अर्थात आपको यदि वस्तु ए बी दिया गया है तो इसका आपको दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश बनेगा। हमने ये भी बताया है कि जब वस्तु आभास करके प्रतिबिंब बनाता है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, और आभासी प्रतिबिंब के साथ हमेशा हम सीधा वस्तु दिखाई देती है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, जो वस्तु रखा गया है वह मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर भी बन रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब दर्पण
के मुख्य अक्ष पे वस्तु जिस साइड में रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, इसे हम आभासी कहेंगे। और आभासी के साथ साथ यह सीधा भी दिखाई देगा। अब इसकी रचना की बात करेंगे। रचना दिया गया है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच मुख्य अक्ष पर स्थित एक वस्तु ए बी रखा गया है, जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है। बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। आपको फिगर में भी दिखाया गया है कि वैसे क्या कर रही है किरण, गुजर जा रही है। हम मौखिक रूप से एक्सप्लेन भी किए हैं। उसके बाद पुनः बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण की ओर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर दर्पण के पीछे क्या करेंगे जी, कहीं पॉइंट पे काटेंगी, जहां आपका वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तब इसके निम्नलिखित शर्त भी होते हैं। जैसे पहला शर्त दिया गया है प्रतिबिंब की स्थिति, अर्थात जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह कहाँ पे बनेगा। तो आपको चित्र में दिखाया गया है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है कहाँ पे बन रहा है जी, दर्पण के पीछे। तो आप प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे जी, दर्पण कहाँ, इसकी स्थिति क्या है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा होगा जी, तो देखिए आप फिगर में दिखाया गया है कि जो वस्तु ए बी है इसका प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा बना है। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, तो आप वस्तु से बड़ा बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा शर्त देखेंगे, इसमें हम प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में अभी आपको हम मौखिक रूप से एक्सप्लेन भी किए हैं कि जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो उसे हम डैश डैश करके दिखाए गए, अर्थात आभास किया जा रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, आभासी। और आभासी के साथ कैसा चिपकाएंगे, सीधा। तो इस तरह अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों की बनने का व्याख्या या विवेचना आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल 6 प्रकार से होंगे और 6 का हमने टोटल 2 भाग वीडियो में बताए हैं। इसमें आपको आगे भी क्वेश्चन कराएंगे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इसी में आपको कराएंगे जस्ट। तो आपको याद रखना होगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। आपको हम बता दें कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें टोटल 6 प्रकार के बनते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 3। पहला आपका होगा जब वस्तु अनंत पर होते हैं, और दूसरा आपका होगा कि जब वक्रता केंद्र पर होते हैं, और आपका एक छठवां कंडीशन होगा कि जब वस्तु फोकस मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जबकि सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो अभी बताया है कि आपको एक अनंत पर रखा हुआ पूछ देगा, एक वक्रता केंद्र पर पूछ देगा, और एक फोकस तथा ध्रुव के बीच में पूछ देगा। तो इनके शर्त याद रखे रहना। आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन या आपको सब्जेक्टिव लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। तो आज के वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का निगमन कीजिए। आपसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामों में ऐसे पूछा जाएगा कि दर्पण सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u का निगमन कीजिए या व्याख्या कीजिए, या सूत्र को कैसे भी आप क्या कीजिए, ड्राइव कीजिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आपका दर्पण सूत्र फिगर के माध्यम से आपको कैसे याद रखना होगा, और आपको इसकी रचना या सिद्ध करने कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप एक दर्पण लेंगे जिसको मानेंगे M1 M2, और जो भी आपका दर्पण होगा या तो आप उत्तल भी ले सकते हैं या तो अवतल। हम इसमें आपको दिखाए हैं एक अवतल दर्पण लिए हैं M1 M2। इसमें हम एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर ए बी रखे हैं। ए से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जा रही है। पुनः दूसरी किरण बिंदु ए से जा रही है, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद दर्पण पे टकराई है, और टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट गई है। इन दोनों किरणों के कटान बिंदु को ही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बना है। ये बना है तो उल्टा भी बना है और वास्तविक बना है, और ये दर्पण के सामने बना है। उसके बाद इसमें हम मान लेंगे कि माना कि जो हमारा ए एम या बी पी यह वस्तु की दूरी होगी, उसके बाद पी बी डैश यह प्रतिबिंब की दूरी होगी, उसके बाद पी एफ फोकस दूरी होगा, तथा
PC यह वक्रता त्रिज्या होगा। आपको हम ये भी बता देंगे कि जो फोकस और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है वह F = R/2, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वह त्रिज्या का आधा होता है। तो ये F = R/2 क्या होता है जी, हमारा फार्मूला होता है, इसमें हम इंक्लूड करेंगे इसलिए आपको साइड में लिख दिया गया है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि अभी तो हम रचना कर चुके हैं, उसके बाद हम जो हमारा मुख्य अक्ष है इस पे हम दर्पण पे MN एक क्या किए हैं जी, लंब डाले हैं। यहाँ पे हम दो त्रिभुज को लेंगे, ध्यान से देखिए, आपको जो भी अभी बोले हैं फिगर के माध्यम से आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखा गया है। बिंदु A से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है। पुनः बिंदु A से चलने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इन दोनों किरणों के कटान बिंदु को ही वस्तु AB का प्रतिबिंब B', A' वास्तविक और उल्टा बनता है। तब आप मान सकते हैं कि माना कि दर्पण के ध्रुव तथा वस्तु की दूरी MN कहो या आप BP कहो, ठीक है, यह क्या होगा जी, -U। -U इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो दर्पण रखा गया है यह चतुर्थांश के हिसाब से देखेंगे तो यह वायु अक्ष पर रखा गया है, और वायु अक्ष के बाद देखेंगे तो X अक्ष पे जो भी हमारे बिंदु दर्शाए गए हैं तो X अक्ष में दो अक्ष होते हैं, यह हमारा निर्देशांक होता है X' अक्ष और ये हमारा X अक्ष होता है, ये Y अक्ष और Y' अक्ष। तो इस मूल बिंदु से हम X' की तरफ चलेंगे तो जितना भी दूरिया होता है वो निगेटिव होता है। आप लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़े होंगे। उसके बाद यदि बात करेंगे तो इसलिए इसमें हम जो वस्तु की दूरी लिए हैं कैसा लिए हैं जी, निगेटिव लिए हैं। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा PB', ये क्या है जी, प्रतिबिंब की दूरी है, इसलिए ये भी दर्पण के सामने है तो -B एवं PC, P एंड C ये वक्रता त्रिज्या है अर्थात -R लिए हैं। अब हम चित्र में देखेंगे, आपको सामने दो फिगर दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ABC, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC, ये क्या होंगे जी, एक त्रिभुज होगा तथा दूसरा त्रिभुज A', B', C, ये वाला त्रिभुज आपका हो गया, और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समकोणिक है। समकोणिक का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का क्या बना है जी, एंगल बना है। उसके बाद यदि बात करेंगे तो ये जो दोनों कोण होंगे यह बराबर होंगे अर्थात शीर्षाभिमुख से, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C समकोणिक होंगे। समकोणिक कह सकते हैं या समरूप भी कह सकते हैं। जब यह त्रिभुज समरूप या समकोणिक हो जाएंगे तो जो इनके भुजाओं का अनुपात होगा वह क्या होगा जी, बराबर होगा, अर्थात यह भुजा की लंबाई AB हम AB लिख दिए हैं और इस त्रिभुज में भुजा की लंबाई A', B' हम यहाँ पे भी लिख दिए हैं। उसके बाद बराबर यदि हम आधार की बात करेंगे तो BC ये वाली भुजा बराबर बटे में B', इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद मुख्य अक्ष पर, यहाँ से देखिए मुख्य अक्ष पर हम M से एक लंब डाले हैं MN, ठीक है, MN क्या डाले हैं जी, लंब डाले हैं। उसके बाद जब लंब डाले हैं तो हम वो भी कह सकते हैं कि त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A', B' दोनों क्या होंगे जी, समकोणिक होंगे। यहाँ भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है और यहाँ भी कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यह जो एंगल है इस एंगल के क्या भाग होगा जी, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तब जो इनके भुजाओं का अनुपात होगा वह क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो भुजाओं का अनुपात देखेंगे पहले त्रिभुज A', B', F में, तो ध्यान से त्रिभुज A', B' में देखेंगे तो जो हमारा ये MN है क्या हो जाएगा जी, MN बटा में A', B' बराबर NF बटा में B', आपको फिगर में दिखाया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा MN है वह AB के क्या है जी, बराबर है। आपको या तो MN के जगह पर AB लिख दीजिए या AB की जगह पर MN लिख दीजिए, आपको जो मर्जी वैसा कर सकते हैं। देखिए हम MN बराबर AB यहाँ पे दिखाया गया है तो आपको इसी समीकरण में जहाँ पे MN लिखा गया आप AB लिख दीजिए। देखिए MN यहाँ पे लिखा गया, इसके स्थान पर हम AB लिख दिए हैं। उसके बाद नीचे A', B' भी है, इक्वल का चिन्ह इक्वल है, NF बटा में B', है, ये दिया गया है। अब हम क्या मानेंगे कि जो हमारा M बिंदु दिया गया है, यह जो दर्पण का द्वारक है वो क्या है जी, बहुत छोटा होगा।
दर्पण के द्वारा को क्या मान लें, छोटा मानेंगे, अर्थात m कहाँ आ जाए जी, बिंदु P पर आ जाए। अर्थात कहने का मतलब ये जो दर्पण द्वारक छोटा होगा तो ये जो बिंदु P है वो P के समीप आए। जैसे ही P के समीप आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो NF यह जो दूरी है यह टोटल दूरी ध्रुव के दूरी तक क्या हो जाएगा जी, बराबर होगा। अर्थात NF को हम लगभग मान सकते हैं कि PF के क्या होंगे, बराबर होंगे। जब PF के बराबर होंगे तो जहां भी आपको NF लिखा गया हो आप वहां पे PF डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको NF का दूरी नहीं मालूम है, हमको PF का दूरी मालूम है, इसलिए NF को कैंसिल करके क्या लिखेंगे उसके स्थान पे PF। तो यहाँ पे PF लिखे हैं। अब इसको हम समीकरण नंबर क्या मानेंगे, सेकेंड। अब ध्यान से यहाँ पे दिया गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट और यहाँ पे बना आपका समीकरण नंबर सेकंड। इन दोनों की यदि तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए बायां पक्ष में ए बी बटा में ए डैश बी और यहाँ भी बायां पक्ष में ए बी बटा में ए डैश बी डैश है। तो जब दोनों को तुलना करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचेगा ये बी सी बटा में बी डैश सी और पी एफ बटा में बी डैश एफ। अब इनको आगे की तरफ हम हल करेंगे तो हमारा आएंगे, तो इसमें आपको अभी बताए हैं कि बी सी बटा में बी डैश सी बराबर में पी एफ बटा में बी डैश एफ, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाएगा। अब इसी को हम प्रसार करके लिखेंगे कि बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो बी सी को यहाँ पे आपको लिखकर दिखाया गया है पी बी माइनस पी सी। फिगर में चलेंगे, ध्यान से बी सी आपको यहाँ से बी दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको सी दिखाई दे रहा है, तो इस बी सी को हम लिख सकते हैं पी बी, अर्थात पी बी बड़े वाले में से यदि हम पी सी को माइनस कर देंगे तो यह वाला दूरी निकल जाएगा, इसलिए हम बी सी को क्या लिख सकते हैं पी बी। बड़ा दूरी क्या है पी बी और उसके बाद छोटा दूरी क्या है जी पी सी, माइनस कर सकते हैं। उसी तरह बी डैश सी, यहाँ पे देखिए बी डैश सी यह वाला जो दूरी होगा इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान सुनो पी सी पूरे दूरी में से यदि हम प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा जी, यह बीच वाला डिस्टेंस निकल जाएगा कि अब पी बी डैश सी क्या कहलाएगा, तो बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं पी सी माइनस पी डैश बी, आपको फिगर में दिखाया गया। बराबर में पी एफ को हम ऐसे छोड़ देंगे बी डैश एफ, ध्यान से देखेंगे बी डैश एफ, ये बी डैश है और एफ, इस दूरी को लिखने का तरीका है कि आप बड़े वाला दूरी क्या है पी बी डैश, क्या है जी पी बी डैश में से एफ पी एफ को माइनस कर दीजिए। ध्यान सुनिए यहाँ पे बी डैश एफ है तो पी बी डैश में से पी एफ को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी डैश एफ। अब इसको क्या करेंगे मान को रखेंगे, जैसा कि आपको बताया गया है कि जो हमारा बीपी है यह वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी किसे डिनोट करते हैं जी माइनस यू से, चिन्ह के साथ रखेंगे तो माइनस यू। पी सी हमारा वक्रता त्रिज्या है जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, या आप कैपिटल लिखिए चाहे स्मॉल लिखिए, हम यहाँ पे स्मॉल लिखे हैं, ठीक है, और ये दर्पण के सामने इसलिए माइनस लिखे। सब माइनस के चिन्ह के साथ रखेंगे तो ये पीबी का मान अर्थात वस्तु की दूरी यू, पीसी का मान वक्रता त्रिज्या आर बटे में पीसी हमारा वक्रता त्रिज्या आर है तो माइनस के साथ। उसके बाद पी बी डैश है वो प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस ई भी। उसके बाद पी एफ फोकस दूरी है तो माइनस एफ। उसके बाद पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी है माइनस यू और पी एफ यह हमारे फोकस दूरी है। रखेंगे जैसे इसको माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो आर माइनस यू बराबर आर माइनस यू अपान भी माइनस आर बराबर में माइनस एफ बटा में भी माइनस यू, यह हम गुणा करने के बाद आया हुआ है। उसके बाद देखेंगे इसका हम और प्रसार करके लिखेंगे तो प्लस वाले को पहले लिख देंगे। और एक और फॉर्मूला हम जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है, तो यहाँ से यदि हम आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर भी क्या होगा जी 2f। यहाँ पे हम स्मॉल में लिखे हैं कि स्मॉल आर बराबर भी 2f, तो जहाँ जहाँ आपको स्मॉल आर दिया गया होगा वहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी 2f। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे स्मॉल आर है तो हम 2f लिखे हैं। उसके बाद नीचे इसमें स्मॉल आर दिया है तो नीचे में 2f लिखे हैं। उसके बाद इसका हम क्या करेंगे जी त्रियक मल्टीपल करेंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे 2f माइनस यू गुणे एफ माइनस भी बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद माइनस एफ है इसमें गुणा करेंगे। ध्यान से 2f में एफ से गुणा करेंगे तो एफ स्क्वायर, 2f को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस और 2f भी तो 2f भी, फिर माइनस यू एफ प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा यू भी बराबर माइनस एफ से गुणा कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा एफ भी और माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इधर भी प्लस 2f स्क्वायर है, इधर भी प्लस 2 स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचेगा माइनस 2f भी माइनस यू एफ प्लस में
यू भी बराबर में माइनस एफ भी, इस माइनस को इस साइड लेकर आएंगे तो इधर माइनस है, बराबर की साइड आता है तो प्लस हो जाता है, तो -2f पहले से ही है और ये प्लस एफ भी माइनस, ये दोनों सेम टू सेम उतार दिए, इक्वल टू में आपके इधर बच जाएगा 0, तो हम 0 लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखिए ये -2f भी है और ये प्लस एफ भी है, तो ये घटेगा, जो चिन्ह बड़ा, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाकर घटा देंगे, तो क्या होगा माइनस एफ भी और ये सेम टू सेम उसको उतार देंगे। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको उस बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे और इसको यहीं पर छोड़ देंगे, तो यू भी को यहीं पर छोड़ेंगे, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, तो यू एफ प्लस में यू भी, ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 3। अब क्या कीजिए कि समीकरण 3 में दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, जैसे ही भाग देंगे तो यू, ये भाग देकर दिखाया गया है, यू भी से यू भी खत्म, यू एफ से यू एफ खत्म, एफ बी से एफ बी खत्म, तो क्या बचेगा जी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही आपका क्या होता है जी दर्पण सूत्र होता है। आपको याद रखना होगा कि जो हमारा दर्पण होते हैं उसका दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसको आप बार बार 2 से 4 बार देखिए, आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी ये आएगा। और इस पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, हम क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें आपको कि इस पे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, कैसे एग्जामों में हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो आपको ये फार्मूला कम से कम 2 या 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। आपको ये फिगर भी याद रखना पड़ेगा कि ये फिगर कैसे बना हुआ है, किसको हम क्या कहेंगे, ए एम बी पी पी एफ सी एफ, ये क्या दूरी दर्शाती है, इन दूरियों को भी याद करना होगा, तभी जाकर आपको ये दर्पण सूत्र समझ में आएगा। इसमें हम आपको पूरे डिटेल से समझाए हैं, इसका कोई भी शॉर्ट प्रूफ नहीं है। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 दर्पण सूत्र और उसके बचे हुए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखे हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। इसमें आपको हम फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ के बहुत सारे टॉपिक जो बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं कवर कराया जाएगा, तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को यहाँ उन लोगों को भी समझ में आए।